तो भारतीय बाजारों के लिए एक पूरा हफ्ता कमजोरी भरा रहा, जबकि इंडेक्स फ्रंट पर तो करीब करीब 2% की बिकवाली रही, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप सीवियर डैमेज के बीच में रहे। और सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ उनको जो सबसे ज़्यादा बचाते थे बाजार को, यानी कि डिफेंसिव्स को। आईटी 8% इस पूरे हफ्ते में वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा और फार्मा भी हफ्ते के अंत तक आते आते बुरी तरह टूटा। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच में, इन सब बिकवाली के बीच में अब आपकी रणनीति क्या हो, क्या करना चाहिए मार्केट्स में, कैसे मार्केट्स को आप रीड करें, इन सब पे बातचीत करते रहते हैं हम। जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। आज भी एक और खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता मौजूद हैं, सीईओ एंड सीआई चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट ओमनी साइंस कैपिटल के। विकास सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। विकास सर, दो तीन चीज़ों के साथ ही शुरुआत करूंगा। पहले तो हर रोज़ एक नया बाण आता है ट्रंप साहब की तरफ से कि आज इस पर आज उस पर। आपको लगता है सब हो गया? जितनी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे उन सब पे उन्होंने टैरिफ लगाई दिया, आज नहीं तो कल। आईटी भी, फार्मा भी, टेक्सटाइल भी, जेम्स एंड ज्वेलरी भी, वॉर रिलेटेड भी, क्रूड रिलेटेड भी, चाइना रिलेशन भी, सब पे वो बोल चुके हैं। अब कुछ बचा है या और कुछ वो निकाल के ला सकते हैं? हो गया क्या सब? अब उन्हें भी नहीं पता है कि सब हो गया या नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के जो मन में आएगा वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, और लंच के बाद कुछ और स्टेटमेंट आ सकता है और डिनर के बाद कुछ और आ सकता है। तो ये कोई नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ अनसर्टेनिटी हो चुकी है। बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए कि रोज और कुछ कुछ चेंज होता रहेगा, और चेंज पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, लेकिन नियर टर्म में तो और नेगेटिव बोला जाएगा। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपने जब अपनी कभी पढ़ाई लिखाई की होगी तो आपको टेक्निकल पढ़ाया गया होगा, फंडामेंटल पढ़ाया गया होगा। ये ट्रंप साहब को डील करने का क्या तरीका निकाला आपने? ट्रम्प साहब को फंडामेंटल पे ही डील करना है। हाँ। मतलब हम टेक्निकल तो हम जानते ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा। टेक्निकल में तो और अच्छा है, वोलेटाइल जितना मार्केट है वो टेक्निकल ट्रेडिंग वाला उसको अगर कर सकता है तो ही विल मेक मोर मनी, है ना। जी। तो लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं। तो हमें जैसे एक सिंपल सी चीज बोले कि यार अब ग्लोबल एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो भी यूएस को जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूज कीप अवे, आप उनसे दूर रहिए थोड़े दिन के लिए। ठीक है। आप जो डोमेस्टिक कंपनीज है जिनका इंटरनेशनल से बहुत ही कम कनेक्शन है, प्राइमरीली 80-90 या 99% डोमेस्टिक जिनका बिजनेस है, उस पर आप डील कीजिए। उस पर आप 3 ईयर 5 ईयर का अपना फोरकास्ट देखिए, ग्रोथ देखिए क्या है, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन देखिए, और अच्छे से पोर्टफोलियो, क्योंकि पैनिक है मार्केट में तो सब चीज नीचे है। जिस कंपनी को ट्रम्प से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मेजोरिटी कंपनीज ऐसी हैं, ओके, तो उनका कुछ पर वो भी गिरी हुई है। तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं आपको बिल्ड। पर ये नहीं है कि आज आपने 100 रुपीज डाला तो वही वो 100 का 70 नहीं दिखेगा। 70 भी दिख सकता है, क्योंकि मार्केट पूरा अगर कोलैप्स होता है तो। मेरा कहने का 70 का टारगेट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है नियर टर्म में अगर आप नीचे जाने को रेडी हो तो 3 साल में जो 100 में चीज मिल रही है उसकी वैल्यू तो 200-300 की, और तो वो अनलॉक हो जाएगी 3 साल 5 साल। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हमने मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला ये सोच के कि बाजार अच्छा रिटर्न देगा। हमने लार्ज कैप में पैसा डाला ये सोच के कि बाजार अच्छा रिटर्न देगा। लार्ज कैप भी वहीं खड़े हैं 3 साल बाद, लॉन्ग टर्म भी 3 साल पूरा हो गया, अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अब हम इसे कैसे देखें? नहीं नहीं, तो ये तो बेयर मार्केट के बॉटम में या जब नेगेटिव सेंटिमेंट होता है तब तो सबके सब एक जगह आ जाते हैं ना। हाँ। लेकिन उस समय हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि लास्ट 3 साल का क्या है। ऐसा 5 साल बाद भी हो सकता है। ठीक है। जब अब आप 2008 देखोगे तो 2008-2009 में आप 10 साल का रिटर्न भी नियरली जीरो टाइप था। ठीक है। अब तो आप बोलोगे भाई 10 साल में मार्केट में रिटर्न नहीं है तो क्या है, बट दैट वाज टेम्पररी ना। वो थोड़ा 6 महीने और रुकते आप, मार्च 2009 का बॉटम के बाद में आप 6 महीने बाद तो 70-80% ऊपर था मार्केट। तो एकदम जब बॉटम होता है, पैनिक होता है, तो सब चीज सेल की जाती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो जो भी हो। तो आपको जब ये खत्म हो जाएगी अनसर्टेनिटी, या कम हो जाएगी ये ट्रम्प वाली अनसर्टेनिटी जो कि आज टॉप पे है, फिर आपको अनलॉकिंग दिखेगा ना। फिर आप उसका 3 ईयर 5 ईयर निकालिए तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपको लगता है जब तक ट्रम्प साहब रहेंगे अनसर्टेनिटी नहीं खत्म होने वाली है? ये क्योंकि हमारे लिए, मीडिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है कि ट्रम्प साहब आएँ और खबरें लाएं। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रोज़ ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ माल मसाला मिल जाता है। अब आपके लिए भी इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। सो पिछला टर्म भी गया है इनका, तब लग रहा था कि इतने नहीं एडवांस होंगे, इस बार तो ये प्रो मैक्स होके आए हैं।
सो क्या ये सिचुएशन और खतरनाक होती जा रही है दिन पर दिन? हाउ विल यू मैनेज नेक्स्ट 3 years देन? हाँ, नहीं तो ये 3 years भी चल सकता है बिल्कुल। लेकिन देखिए, अभी लोगों को लग रहा था आईटी पे नहीं होगा, हो गया, फार्मा पे नहीं होगा, होगा, राइट। तो अब करीब करीब सब सेक्टर कवर हो चुके हैं। अब आप 50% का 100% टैरिफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 50% पे माल नहीं बिक रहा है यूएस के अंदर, वो 100% भी कर दोगे तो उतना ही नहीं बिकेगा, राइट। तो आपका अब न्यूज वर्दी रहेगा। उसको उसको ट्रम्प को टीआरपी लेनी है तो उसके लिए अच्छा है कि भाई मैंने 100% कर दिया 50% का टैरिफ, आप नहीं मेरी बात मान रहे हो। लेकिन हमारे एक्सपोर्टर को जो प्रॉब्लम होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू कर दिया कि भाई इससे डाइवर्सिफाई नए मार्केट में कैसे करना है, इनको पैसे कैसे दिलवाने हैं, डोमेस्टिक मार्केट में कैसे सपोर्ट करना है। तो वो जो भी है वो शुरू हो गया है। सेकेंडली डील मेकिंग भी चली रही है, आप जानते ही हो। तो डील मेकिंग भी भाई ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं सब भाई। पीयूष गोयल के जाने के 2 दिन पहले आप बोलते हो वीजा फीस हम बढ़ा रहे हैं, और वीजा में H1B वीजा 70% इंडियन लोग अप्लाई करते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भाई हम प्रेशर में आके, तो नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, ओके। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, उन्हें ज्यादा नुकसान है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हमने पूरी पढ़ाई लिखाई कर कर एक अच्छी कंपनी निकाल ली और उस अच्छी कंपनी में हम पैसा डाल के बैठे हैं। ट्रम्प साहब ने कुछ कुछ अपना उसमें किया और बाजार नीचे आ गया, भाव आधा हो गया, 1/4 हो गया। अब ऐसी कंपनी की सिचुएशन में फंडामेंटल तो ठीक चल रहे हैं लेकिन रेवेन्यू विजिबिलिटी गायब हो जाती है। अब वो रेवेन्यू विजिबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस वापस कैसे लाएं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो रही है। आप इतना बड़ा फंड मैनेज करते हो, हमारा तो छोटा मोटा कॉन्फिडेंस होता है, आपका तो और बड़ा कॉन्फिडेंस शेक होना चाहिए। आप कैसे मैनेज करते हो उसको? तो जैसे मैंने कहा कि भाई हम उस कंपनी को ले रहे हैं जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, तो उसके रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रम्प कुछ भी कर ले, उसका रेवेन्यू इधर उधर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, हमारे कोई बैंक है या हमारे डिफेंस कंपनी है, तो उसको तो पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। तो ट्रम्प कुछ भी कर ले, उसकी ग्रोथ अपने लेवल पे चल रही है, ठीक है। अब ऑर्डर बुक्स पड़ी हुई हैं लोगों के पास, रेलवेज की, डिफेंस की, रोड्स बनाने की, राइट, या लॉजिस्टिक्स कंपनीज है। तो जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है उनको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जो डोमेस्टिकली ओरिएंटेड लॉजिस्टिक्स है उनका तो भाई इंडिया के अंदर बाय सेल चल रहा है। जीएसटी और कम हो गया तो ज्यादा प्रोडक्शन होके इधर उधर रेस्ट ऑफ इंडिया में भेजना है। तो इस तरह की कंपनीज हमें देखनी है। तो उनके रेवेन्यू पे भी फर्क नहीं पड़ रहा डोनाल्ड ट्रम्प के बोलने से, सिर्फ स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो प्रॉफिट भी आपके मेंटेन्ड है, प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन्ड है, रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन्ड है, बुक वैल्यू मेंटेन्ड है, आपकी सब फंडामेंटल्स मेंटेन्ड है। तो एक बात बताओ डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले तक ये डिबेट इतनी एग्रेसिव नहीं थी जितनी अब हो गई है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि इस समय जो कंपनियां अवेलेबल हैं उनमें बहुत वैल्यू है, जैसे टीसीएस हुआ, जैसे विप्रो हुआ, जैसे आईटी हुआ, या कुछ सेलेक्टिव फार्मा हुए, या ऑटो थे कुछ। लेकिन दूसरी तरफ बाजार को पसंद आ रही है वो कंपनियां जिनमें ग्रोथ है, जैसे कि इटर्नल हुआ, जैसे कि लॉस मेकिंग पेटीएम हुआ, लेकिन उनमें ग्रोथ है तो इसलिए बाजार उसको पसंद कर रहा है। सो ये डिबेट ना बहुत एग्रेसिवली बढ़ गई है कि ग्रोथ में जाएं कि वैल्यू में जाएं। आप किस पक्ष में खड़े हो कि ग्रोथ में जाऊंगा कि वैल्यू में जाऊंगा, या मैं हाइब्रिड निकालूंगा? तो हाँ, तो हमारा जो प्रोसेस है उसको हम साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसमें हम ओवर वैल्यूड हाई डेट कंपनीज, लो लेस कॉम्पिटिटिव कंपनीज जिनकी आरओई आरओसी बहुत कम होती है, और ओवर वैल्यूड कंपनीज, यानी हाई ग्रोथ है, अच्छी कंपनी है, लेकिन सबको मालूम है अच्छी कंपनी, बिकॉज आप लोग सबको बता देते हो और सब लोग खरीद लेते हैं, तो फिर वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। तो उनको भी हम हटा देते हैं। ग्रेट कंपनीज बट नॉट एट ग्रेट प्राइस। ओके। ग्रेट बिजनेस इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, है ना। हमको इम्प्लोडर करके उनको भी हटा देते हैं। तो डिस्ट्रॉयर, इरोडर, इम्प्लोडर। अब जो बची है उसमें से हमें ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए है, और वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, फेयर वैल्यू है या डिस्काउंट पे है। तो हम उसमें से हाई ग्रोथ, जो बची हुई कंपनीज में से हाई ग्रोथ देखते हैं। मीडियम ग्रोथ भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो बहुत हाई ग्रोथ होता है सबको पता होता है ओवर वैल्यूड हो जाता है। जैसे कि आप 25-30% ग्रोअर का देखोगे, मोस्टली ओवर वैल्यूड होगा। पर जो 17-18% ग्रोअर है, 15% ग्रोअर है, 22% ग्रोअर है, वो कई बार इग्नोर्ड हो जाता है, और उसमें आपको वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू देखना है। और जैसे आपने बोला टीसीएस फॉर मतलब रिकमेंडेशन बाय सेल होल्ड नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जांपल कि आईटी कंपनीज हमारे लिए, हम 6-8 महीना पहले, 1 साल पहले करीब निकल गए थे, बिकॉज हमें ओवर वैल्यूड लग रही थी उस प्राइस पे।
और नेक्स्ट 2 इयर्स की ग्रोथ सिंगल डिजिट थी, ठीक है। और आज तो और भी रिस्क हो गया ग्रोथ पे नियर टर्म में, जब तक H1B का सेटल नहीं होता, राइट। तो तो उस हिसाब से 22 25 27 पी थोड़ा हाई है, ओके। इट शुड बी 15 15 के आसपास हो तो ठीक होता। तो वो कैश कैश फ्लो वगैरह बहुत अच्छा है इनका, और वो मेंटेन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवर वैल्यूड। अब जो ऑन अपोजिट साइड आप देखेंगे बैंक्स, मतलब PSU बैंक आपको 7-8% के 7-8 के पी पे मिल रहा है, और उसकी ग्रोथ अगर आप सिंगल डिजिट भी मानते हो 8-9% या 10-12%, जो भी मानना है आपको, उस हिसाब से भी उसको कम से कम 15 पी प्लस होना चाहिए। तो दैट इज 100% रिटर्न। 7 का पी 15 पे जाता है। या आप प्राइवेट बैंक ले लो, बड़े वाले सब फेमस वाले, उनको 20 के पी या 17 के पी या 13 के पी पे भी अवेलेबल है, टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स, टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स। और ग्रोथ सबकी 13-14-15% है, कोई इसमें डाउट नहीं करेगा। तो उसको जाना चाहिए 25-26-27 के पी पे एटलीस्ट। तो कितना रिटर्न है, बहुत सारा रिटर्न अभी उसमें। और ये वेल नोन कंपनी, हम कोई छोटे मोटे अननोन की बात नहीं कर रहे। तो सामने, नाक के सामने, सबकी आंख के सामने इतने सारे कंपनीज अवेलेबल हैं, और आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे लो पी के भी नहीं कर सकते, हाई ग्रोथ देख के भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, अभी के बाजार को देखते हुए आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट में? क्या ये मार्केट आउटराइटली बाय है? क्या ये मार्केट आउटराइटली एक्यूमुलेट है? क्या ये मार्केट आउटराइटली अवॉइड है? या क्या ये मार्केट आउटराइटली सेल है? देखिए, अगर आपको सिलेक्शन करना आता है तो फिर आउटराइटली बाय है, ओके, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। और आप ठीक है। वो फेवरेट्स में जाएंगे जो कि टॉप हेडलाइन में रहती हैं और बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन 70 के पी पे है, और आप वो लेते हो, तो आपको दूर रहना चाहिए एक्चुअली मार्केट से, क्योंकि उसमें तो आपको लॉस होना ही है। और आप ऐसे स्पेकुलेशन पे चेस करते हो कि नहीं नहीं, अब तो मैं वही फार्मा ही लूंगा और IT लूंगा, क्योंकि जब डील हो जाएगी तो वो तो अनलॉक हो जाएगी। तो उस तरह के स्पेकुलेटिव लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए बहुत। भाई आप इस पे कॉल ले रहे हो कि क्या डील होएगी, और सोच रहे हो कि भाई फिर वो अभी तो सब सस्ता है, फुटवेयर और अपैरल और टेक्सटाइल, एग्री। तो वो मैं ले लेता हूँ, और फिर डील हो जाएगी, 6 महीने में हो, 3 महीने में हो, 1 साल में हो, और फिर तो डबल हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस इज वेरी स्पेक्युलेटिव, ऐसे नहीं करना है। तो अभी डॉक्टर साहब, फिर आपकी नज़र में अगर मान लीजिए मैं बहुत ही पिक एंड चूज कर पा रहा हूँ, तो किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि यहाँ मौके हैं, यहाँ पिक एंड चूज करने में कुछ मिल सकता है, और यहाँ अभी भी दूर रहना है इतनी फॉल के बाद भी? जैसे हमने कहा प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, पावर कंपनीज, ओके। और पावर में पावर फाइनेंस की कंपनीज है और पावर यूटिलिटीज है, ठीक है। और अगेन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा, प्राइवेट कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ज्यादा PSU में ज्यादा जोर है, ठीक है। मतलब द वैल्यू और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन उसमें ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में आप देखिए लॉट ऑफ EPC कंपनीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनीज, ठीक है। तो क्योंकि लॉजिस्टिक्स में जो एक्सपेक्टेशन हो रही है हमारी, वो रेलवेज की वजह से, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और PM गति शक्ति की वजह से, और जैसे आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स देख रहे हो, तो इसमें ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स कंपनीज को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और कहाँ से दूर रहना है? कहाँ से दूर रहना है, जैसे कि सबको लगता है GST कट हो गया तो FMCG बहुत अच्छा है और डिफेंसिव है और इसमें कुछ हो जाएगा, पर 50 के पी 70 के पी पे आप बिक रहे हो। तो GST कट से भी आपका 7-8% की जो ग्रोथ होती थी, वो 10-12 हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ओके। और वो भी 1 साल 2 साल का बम्प मिलेगा। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म तो 7-8% ही ग्रोथ है ये सब कंपनीज का, और उससे 70 का पी जस्टिफाइड नहीं है, 50 का पी जस्टिफाइड। तो वहां से दूर रहना है, रियल एस्टेट की ओवर वैल्यूड से दूर रहना है, और सब जो US एक्सपोर्टर्स हैं उनसे दूर रहना तो डॉक्टर साहब, एक सेक्टर जो मतलब जैसे यूएस में IT कंपनियों की सिचुएशन है, वहाँ पे क्योंकि नया ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो AI को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छे नंबर्स भी दे रहे हैं, इसलिए ग्रो कर रहे हैं। वही सेम सिचुएशन इंडिया में हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं। यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ला रहे हैं। सो अगर आप पिछले 5 साल के नंबर देखो, 50% की CAGR है। इस नंबर की ग्रोथ के साथ ये भी उसी तरह के वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं। तो क्या उनकी ग्रोथ और क्या इनकी ग्रोथ परमानेंट रहने वाली है? नहीं। तो सी AI की ग्रोथ तो फिर भी ज्यादा, क्योंकि उसमें AI की ग्रोथ में डिफरेंस ये है कि इन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया। एक 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन रफली जो टॉप फैंग्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इसमें, इन द AI चिप्स,
ठीक है, अब उन्हें उसको यूज करना है, मतलब कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज उनको पैसे दें और उनके जीपीयू क्लाउड्स को, एआई क्लाउड को यूज करें, तो ठीक उनकी है। रेवेन्यू आएगी। तो खर्चा हो चुका है, अब रेवेन्यू आएगी तो ग्रोथ होएगी। और अभी एआई एडॉप्शन हार्डली कुछ हुआ है कंपनीज में। तो जैसे जैसे वो कंपनीज यूज करना शुरू करेंगी, ये सब जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इनको पैसे मिलेंगे, तो उनकी ग्रोथ तो है। लेकिन जैसे जो चिप बेच रहा है, वो चिप उसकी उतनी सारी नहीं बिकने वाली है नेक्स्ट 5 इयर्स। जितनी लास्ट 3-4 साल में ग्रोथ आई है चिप बनाने वाले की, उतनी हाई ग्रोथ थोड़ी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने प्लेटफॉर्म बना लिया अपने खरीद के। ओवर कैपेसिटी है वहां का। और अब यहाँ पे आए हॉस्पिटल, देखो इंडिया में हॉस्पिटल तो चाहिए हैं, बहुत सारे चाहिए हैं, लेकिन उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ता है। तो उसकी हाई ग्रोथ सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको नई नई बिल्डिंग बनाना है, वो 3-4 साल लगती है, अप्रूवल्स लगते हैं। तो ये बहुत लो बेस था शायद, तो उस पर आपको 50% केगर मिल गया। गोइंग फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ कि भाई 50 तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स भी 50% पे चले। लेकिन अच्छा ग्रोथ रह सकता है, काफी अच्छा ग्रोथ रह सकता है, नॉर्मल से जीडीपी से बहुत हाई हो सकता है। तो ये एक राय यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिचुएशन बनी है, मतलब जो अब तक के पोस्टर बॉयज थे, जैसे रिलायंस, जैसे टीसीएस, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ऑल दोज गुड नेम्स, मार्की नेम्स, एशियन पेंट्स, ये आज भी फंड्स के तो फेवरेट है, ये उसमें वो लोग बैठे हैं लेके। लेकिन जो अल्फा जनरेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नए सेक्टर्स, जैसे कि आ गया आपका ईवी, जैसे कि आ गया आपका बेस्ट से रिलेटेड, ईपीसी रिलेटेड एंड ऑल। सो क्या एक Right. इंडिविजुअल भी ऐसे ही मैनेज कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को, कि अल्फा जनरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल करे और अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल करें? तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए तो फिर आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड लेके छोड़ दो। ठीक है। राइट, मतलब जो 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 पार्ट आपको नहीं मैनेज करना है, उसको तो आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में डाल दो। तो उसमें भी आपको रिलायंस, एचडीएफसी जो भी है, बल्कि वो थोड़ा सा बेटर ही है, क्योंकि आप उसमें सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, इंडेक्स वाला कर रहा है जो भी टॉप पे है। और बाकी का जो भी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, उसको आपको सिलेक्शन करना है। जैसे हमने फ्रेमवर्क बनाया साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, आप अपना बनाइए जो भी है, और उसको टेस्ट कर लीजिए कि भाई ये इसमें कोई गलती नहीं है इसमें। मतलब हमारा हमने कैसे बनाया कि भाई व्हाट इज द वे टू लूज मनी, पैसा कैसे हम लूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और वो चीज को हम प्लग करने की कोशिश करते हैं। भाई ये नहीं करना है हमें, उस तरह का कंपनी हम नहीं लेंगे पोर्टफोलियो। तो इसलिए पहला प्रिंसिपल कि भाई आप तो कम से कम 15-20 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, 20 से 25 होनी चाहिए। अगर आप 7 कंपनी, 3 कंपनी, 10 कंपनी ले लेते हो, तो बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है इतने सारे कंपनी रिसर्च करने की। नहीं है तो फिर आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, आपको लेना ही है 20 कंपनी, क्योंकि आप 7 कंपनी लोगे, 15-15% डालोगे, और आपके मन में बहुत हाई कमिट कमिट वो रहेगा, नहीं नहीं ये तो सीईओ बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। और कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि नया कोई एंट्रेंट आ जाता है, या रेगुलेटर कुछ कर देता है, या ट्रम्प कुछ कर देता है, राइट। कभी गवर्नमेंट कुछ कर देती है, टैक्स लगा देती है, कुछ कर, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। वो सीईओ या प्रमोटर को खुद नहीं मालूम है कि नहीं नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होगा उस कंपनी का। तो आप उसमें 15% लेके बैठ जाओगे, तो वो बहुत रिस्की होता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग इंडस्ट्रीज चाहिए, 3-4-5, 20-25 कंपनीज चाहिए, और प्रोसेस चाहिए कि भाई जैसे हमने कहा कैपिटल डिस्ट्रॉयर, भाई बैंकरप्ट हो जाएगी तो बैलेंस शीट देख लीजिए, डेट देख लीजिए, लॉस मेकिंग देख लीजिए, वो सब हटा दो, और नेगेटिव कैश फ्लो हटा दीजिए। फिर लो आरओई है उसको हटा दीजिए, उसके पास कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एरोडर्स। तीसरा, ओवर वैल्यूड, भाई 50-60 के ऊपर पी है तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप इस साल का नहीं देखिए, इस साल हो सकता है सॉरी थोड़ी लो अर्निंग्स आई है, आप पानी पी तो लीजिए सर। हाँ, आप फॉरवर्ड देख लीजिए थोड़ा सा, 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड का अर्निंग्स देख लीजिए, सो दैट नॉर्मलाइज्ड है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर 40-50 का पी है, 1 साल आगे का, 2 साल आगे का, तो फिर ओवर वैल्यूड ही है। ये- तो उस तरह को सब अवॉइड करने के बाद जो बचेगा, उसमें से आप 20-25 अपनी फेवरेट्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये सिचुएशन सिनेरियो में एफआईएस का सेल ऑफ कंटिन्यू है, ठीक है, और मतलब कोई रिस्पाइट नहीं है, पिछले सितंबर से लेके सितंबर तक टाइम बेस्ड करेक्शन में उन्होंने बिकवाली की है। अब डीआईज ने फोर्ट को होल्ड तो कर रखा है,
लेकिन क्या जिस तरह का इंटेंसिटी से फॉल आ रहा है, आपको लगता है ये फोर्ट भी बहुत दिन तक होल्ड नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिटेल में पैनिक आएगा और उन्होंने भी अपनी एसआईपी रोक देनी है, फिर क्या किया जाएगा? एब्सोल्युटली ऐसा हो सकता है, चांस कम है, क्योंकि एसआईपी हम देख चुके हैं कि काफी टर्मोइल के बाद भी एसआईपी मेंटेन्ड है। पिछला पूरा साल ऐसे ही गया है ना। हाँ। जून जुलाई 24 से पीएसयू गिरने लगे थे, जी। सितंबर 24 से पूरा मार्केट गिरने लगा था, राइट। हम्म। और फिर बीच में अप डाउन आए, लेकिन एसआईपी मेंटेन रही। हम्म। टोटल एसआईपी बुक 20-25 हजार करोड़ की हम्म। मेंटेन रही है। तो चांस तो ये है कि एसआईपी मेंटेन रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा फॉल आने के बाद तो रुकना ही है। हम्म। अगर बहुत ज्यादा फॉल आता है, जैसे कि 20-30% का फॉल और उसके बाद एसआईपी रुक जाएगी काफी सारी, हम्म। राइट। तो 20-25 हजार करोड़ है, हो सकता है 15 या 14 हजार हो जाए। इन उसके वजह से फिर मार्केट और थोड़ा सा गिरेगा, राइट। हम्म। तो वो लेवल पे जब मार्केट आएगा, वो वो हो सकता है ऐसा। अभी मैं नहीं कॉल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो हम सोच रहे हैं कैसा हो गया। तो वो हो सकता है बिकॉज एफआई। लेकिन आपको दिखेगा अभी कि ट्रेड डील की बातें निकलेंगी, टोन चेंज हो जाएगा, थोड़ी दिन में पॉजिटिव टोन्स आने लगेगा और एफआई फिर से आने लगेगा। ओके, मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। लेस लाइकली है कि और इंटेंस हो जाए हमारा यूएस के साथ आर्ग्यूमेंट। तो ओके, वो डॉक्टर कम साहब, चांस। दो चीज़ों को एक साथ क्लब करूंगा। पहला, क्या हम कहीं आसपास हैं बॉटम के? एक पार्ट बड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि क्या हम अपने बॉटम के इर्द गिर्द कहीं हैं, एक पार्ट, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। और दूसरा, क्या अर्निंग सीजन वो वाइट नाइट बनेगा जो हमें बचाएगा, या आपको लगता है वहां से भी बहुत उम्मीदें मत लगाओ, या स्टॉक स्पेसिफिक रही कहानी? नियर टर्म अर्निंग तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लास्ट क्वार्टर की हो सकता है अच्छी आए, मार्च की, राइट। तो मार्च अर्निंग्स हो सकता है अच्छी निकले, तो वो सब बचा सकती है। और तब तक अगर ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि हमारा तो इंटरेस्ट रेट हम कट कर रहे हैं, फेड भी कर रहा है, आरबीआई भी कर रहा है। लेकिन आरबीआई बिकॉज आईएनआर गिर रहा है, तो आरबीआई के हाथ अब बंद गए। जी। अदरवाइज हमारे डोमेस्टिक फैक्टर सब सुपरस्टार है, राइट। 6-7% की ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ, विच मीन्स 10-12% की नॉमिनल ग्रोथ। ओके, इन्फ्लेशन एकदम लो पे है। तो अभी तो 2-3% पे है, बट वो समझो 4 पे आ जाता है, जो टारगेट है आरबीआई का इवेंचुअली। तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, ग्रोथ अच्छी है, हमने टैक्स स्लैब कट 12 लाख का कर दिया है, हमने जीएसटी कट कर दिया है। तो डोमेस्टिक सब कुछ अच्छा है हमारा। प्लस यूएस को आप नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन यूएस को सब लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया यूके की ट्रेड डील हो चुकी है, इंडिया ईयू की ट्रेड डील होने ही वाली है, इफ नॉट डन। मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड डील्स हो रही है, राइट। तो नए नए मार्केट्स खुल रहे हैं इंडिया के लिए, और उसका बेनिफिट भी हमारी कंपनीज को ही मिलेगा ना। तो एफआई की वापसी यूएस से लिंक ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर एफआई यूएस बेस्ड होते हैं। तो वो थोड़ा सा उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प क्या बोल रहा है और ये सब, और उसको नेगेटिव इंटरप्रेट किया जा रहा है। बट उसका एक टैक्ट, मतलब वो उसको जो लगता है कि वो हार्ड नेगोशिएटर है, तो उसको टैक्टिक वो है कि भाई मैं नेगेटिव बोलूं और उस तरह के नेगेटिव प्रेशर डालने की कोशिश करूं। पर इंडिया उसमें क्रम्बल नहीं हो रही है। 50% टैरिफ के बाद भी कोई शिकन नहीं है किसी के चेहरे पर। हमने अपना पोजीशन स्ट्रांग रखा कि भाई हम एग्री को नहीं आने देंगे, डेयरी को नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा। तो वो नॉन नेगोशिएबल है। अब वो लोग समझ चुके हैं कि हम नहीं मानने वाली ये बात, ठीक है, कि उसमें आप कुछ भी कर लो, हम नहीं एंट्री देंगे। तो उस तरह की चीजें उन्हें समझ में आ रही है, लेकिन वो अपने प्रेशराइज करने के लिवर्स यूज कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करना है, और उन्हें लगता है ये सबसे प्रेशर आ जाएगा इंडिया के ऊपर। तो तो उन्हें नहीं, लास्टली डॉक्टर साहब एक छोटा सा मतलब संक्षेप में इसका जवाब चाहूँगा आपसे कि क्या ये सुबह से पहले का होने वाला डार्क अंधेरा है जो एकदम से बड़े फॉल आए हैं मार्केट्स में? क्या ये मान लें कि ये सुबह होने से पहले वाला डार्क डस्ट बिफोर द डॉन वाली सिचुएशन है क्या? एब्सोल्युटली, एकदम आपने बिल्कुल बात पकड़ी है। हमारा व्यू एग्जैक्टली यही है कि अभी और डार्कनेस का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें नहीं लगता है।
चलिए All- डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते, बढ़िया मजा आ रहा था बात करते करते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अपना व्यू रखने के लिए और आसानी से चीज़ें हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारी खास पेशकश को आप यहीं देख रहे थे, पता ही चला आधा घंटा कब निकल गया, लेकिन बातचीत में ही, और आगे भी आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को ही समेटते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार।